वेलकम गाइस। आज की हमारी वीडियो रहेगी जीन पियाजे की वो 4 स्टेजेस जो उन्होंने अपनी थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में डिफाइन की है। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने उनका इंट्रोडक्शन और उनकी जो थ्योरी की इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो हमने याद करी, समझी और ये जानने की कोशिश करी कि उनकी थ्योरी के बेसिस क्या थे। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी उनकी बताई हुई 4 स्टेजेस। वो 4 स्टेजेस कौन सी थी, ये क्वेश्चन और इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है आपके किसी भी टेट में, और जब आप खुद भी पढ़ाएंगे एज ए टीचर तब आपको इनकी ये थ्योरीज बहुत काम आएगी अपने स्टूडेंट्स को डील करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी ये जो 4 स्टेजेस बताई है इन्होंने वो है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये डायग्राम आपके लिए बनाया गया है, बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं बनाई है बट हाँ मैंने ट्राई किया है कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इस पूरी थ्योरी का हो सके ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहली जो स्टेज उन्होंने बताई है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। नाम से ही पता चलता है कि सेंसरी मोटर का मतलब क्या हुआ। सेंसरी मोटर का मतलब ये हुआ कि जो कि सेंसेस से बिलोंग करती है। सेंसेस से बिलोंग करने का मतलब ये होता है कि अपनी इंद्रियों से कहीं ना कहीं उसका तालमेल रहेगा। यानी कि इस एज में हम लोग कहते हैं कि जो हमारी सेंसेस हैं यानी कि इंद्रियां हैं वही हमारा टीचर है। टीचर कौन होता है? जिससे आपको सीखते हैं। तो इस एज में बच्चा सबसे ज्यादा किस चीज से सीखता है? वो सीखता है अपनी सेंसेस से। वो सेंसेस बहुत एक्टिवली काम करती है उसके को चीजों को, उसकी सोच को डेवलप करने में। अगर हमने कई बार ये सुना होता है जब हम लोग एचआई के बच्चों से डील करते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि यूं कहा जाता है कि उन बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली चीजों को सुन नहीं पाए। अगर एक सेंस भी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह जाती है। कहते हैं वो फुल्ली डेवलप होने में उसमें या तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, अदरवाइज वो प्रॉपरली उस एफिशिएंसी के साथ डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, वो जो थिंकिंग है वो किसके बेसिस पे डेवलप होगी? देखने से। जब बच्चा देखता है तो आपने नोटिस किया होगा वो किसी नई चीज को देखता है या कोई बात को, किसी भी नए व्यक्ति को देखता है तो वो कॉन्टिन्यूसली देखता रहता है। दूसरा सुनने का। जब बच्चा सुनता है, जब आप कोई भी साउंड उसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, आप बोलते हैं, कुछ बजाते हैं, तो बच्चा एकदम से देखता है, एकदम से रिस्पॉन्स करता है। एकदम से अब छोटे बच्चे के पास में अगर गुब्बारा फूट जाए, बलून जो होता है वो अगर फूट जाए तो एकदम से वो एकदम से चौंक जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उसके सेंसेस बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं उनकी मूवमेंट। जब बच्चा मूव करता है या फिर हम बच्चे को उठाते हैं तो हमारे बड़े अक्सर हमें ये बात कहते हैं कि उसको सपोर्ट दो, उसको हेल्प करो। क्यों? उसकी बॉडी अभी उतनी स्ट्रेंथन नहीं हुई है कि वो मूवमेंट को प्रॉपरली कर पाए, तो कहीं उसे चोट ना लग जाए, बट वो मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लर्निंग प्रोसेस का एक अहम पार्ट है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो हर चीज की तरफ एकदम से भाग पड़ता है। चाहे कोई जानवर भी उसने नया देखा हो, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, वो उसको फटाफट देखने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो चीज उसके लिए कितनी हार्मफुल है। कोई भी जानवर होगा, कोई भी पेट होगा, वो फटाफट फटाफट उसके पास जाने की कोशिश करेगा। उसे नहीं मतलब कि वो उसे काट लेगा या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा। बस वो जाना चाहता है, वो जाके उसको देखना चाहता है, उसको टच करना चाहता है, उसको फील करना चाहता है कि वो है क्या। वो इतनी क्यूरियोसिटी होती है उस बच्चे में, वो हर चीज को, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। टेस्ट के लिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि आपके फर्श पे या जहाँ बच्चा बैठा है उसके आसपास कोई चीज गिरी हुई ना हो, क्योंकि बच्चा फटाफट वो चीज उठाता है और मुंह में डालता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेंस है, वो जो उसका टेस्ट करने का जो मेथड है वो उसकी टीचर के तौर पे, और वो हर चीज सीखने के लिए, अपने मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए वो हर चीजों को सीखना चाहता है। तो ये उसके टीचर्स होते हैं इस एज में। ठीक है, इसकी एज ग्रुप क्या बताई गई है? 0 से 2 साल के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद कहते हैं इसमें एक माइलस्टोन आता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके को क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है इस पॉइंट से कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको माइलस्टोन कहते हैं। मतलब इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड जो डेवलप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। 8 महीने से पहले के बच्चे को जब आप कोई चीज दिखाते हो और उसके सामने से वो चीज हटा देते हो तो हटाते ही उसे लगता है कि अब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। बट वहीं अगर आप वही काम
8 महीने के बाद के बच्चे के साथ करते हो तो उसको ये समझ आने लगता है कि अगर वो चीज़ उसकी आंखों के सामने नहीं है तब भी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा माइलस्टोन है जो इस थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंस का इस स्टेज में, और आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। दूसरा डिफर्ड इमिटेशन। 2 साल का बच्चा चाहे कैसे भी सही वो दूसरे को देख के कॉपी करने की बहुत कोशिश करेगा, देख देख के सीखने की, जैसे सामने वाला कर रहा है वैसे करने की कोशिश करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो उसमें प्रॉपरली कर देगा, मैंने कहा कि वो कोशिश करेगा, वो अपने जितने भी रिफ्लेक्सेस उसके डेवलप हुए हैं वो उसके थ्रू उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगा। ठीक है, अब अगली स्टेज की बात करते हैं, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल नाम से समझ में आता है कि वो अपने मेंटल ऑपरेशंस को जो अपने प्रॉपर काम करने उससे एक पहले की स्टेज है, यानी कि ये वाली स्टेज नंबर 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस बच्चे के हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ना ही उसे मैग्नीफाइंग ग्लास का बहुत अच्छे से यूज पता है, ना ही उसको उसके मैकेनिज्म का पता है, ना ही उसको बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर करना आता है, ना ही इस ऑब्जेक्ट के बारे में वो बहुत अच्छे से जानता है, बट वो क्यूरियोसिटी, अब इस स्टेज में वो क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जो रखी है, बच्चे एबिलिटी है, एबिलिटी जरूर है उसमें चीजों को परफॉर्म करने की, मेंटल ऑपरेशन को परफॉर्म करने की, इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की एबिलिटी है, बट मास्टर नहीं किया है उसने उस एबिलिटी को, यानी कि उसने प्रॉपरली इस चीज को देखना सीखा नहीं है, वो अभी मास्टर नहीं कर पाया है इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, उसके बाद लॉजिकल प्रिंसिपल एब्सेंट होते हैं, यानी कि उसके काम करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होगा, बहुत बड़ा तर्क नहीं होगा, बहुत कारणवश वो कोई काम नहीं कर रहा होगा, उसे वो करना है तो वो कर रहा है, और कोई उसे मतलब नहीं है उस चीज से। और इस चीज को हम एक वर्ड के साथ डिनोट करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग एब्सेंस ऑफ लॉजिक ही होता है। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है क्योंकि ये आपके पेपर में डायरेक्ट आपको दिख सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं सीमैटिक। सीमैटिक का मतलब होता है कि डेवलप एबिलिटी टू थिंक यूजिंग सिंबल एंड साइंस। इस एज में बच्चे में ये कैपेसिटी डेवलप हो जाती है सीमैटिक वाली। सीमैटिक का मतलब क्या होता है? जब वो एक डॉल को देखता है तो वो एक डॉल को सिंबलाइज करता है एक बेबी के तौर पे, या किसी बड़े के तौर पे, या फिर बच्चे के तौर पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने कई बार बच्चों को देखा होगा, आपने भी कभी ना कभी खेला होगा शायद, डॉक्टर खेलते हैं आप, उसके अलावा घर खेलते हैं, किचन खेलते हैं, इवन डॉल के भी घर और ये सब चीजें बच्चे जब खेलते हैं तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, वो सिंबलाइजेशन करवा रहे हैं बच्चे, उन चीजों से वो सीख रहे हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो कोई खेल नहीं है, वो उनकी एज में एक लर्निंग मेथड है जो कि वो अप्लाई कर रहे हैं, चीज़ों को सिंबलाइज कर रहे हैं और सिंबल बना के या साइन बना के वो चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म से जनरली लोग समझते हैं कि नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे सुनने को मिलता है घमंड या एटीट्यूड, ये सब बच्चों में नहीं होता, ऐसे कोई भी ट्रेट उनके नेचर में दूर दूर तक नहीं होते हैं। एक्चुअल में ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, अगर आप लास्ट वीडियो विजिट करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। फिर भी आपको ये चीज़ बताऊं, जब एक बच्चा होता है वो हर पूरे की पूरे समाज को, पूरी की पूरी दुनिया को, हर एक चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि उसी का पॉइंट ऑफ व्यू एक लौता पॉइंट ऑफ व्यू है और कोई इसका एस्पेक्ट है ही नहीं। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक थ्योरी होती है, बच्चे का माइंडसेट ऐसा होता है, तो उसको लगता है उसकी बात ही, उसका लॉजिक ही सही है, बाकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। तो बेसिकली इगोसेंट्रिज्म को क्या कहते हैं, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमिज्म की। एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चा अपने अंदर ये मानने लग जाता है कि हर चीज में जान है, हर चीज में कोई ना कोई जान है। जैसे कि ये डॉल है, बच्चा इस डॉल को अपनी इतनी फेवरेट डॉल मान लेते हैं बच्चे, छोटे छोटे खिलौनों को, कि वो उनको ये लगता है कि अगर ये गिर गया तो इसको चोट लग जाएगी। कुछ बच्चे उसके गिरने पे रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, उठा के उसको संभालते हैं, उसको साफ करते हैं। कई बच्चे उनकी
ड्रेसिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा उनका ऑब्सेशन होता है। वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि वो एनिमिज्म यानी कि इनमेट ऑब्जेक्ट्स एज दे हैव लाइफ, यानी इनमेट का मतलब संबोधन करना, संबोधित करते हैं वो हर ऑब्जेक्ट को जैसे कि इसमें जीवन है, वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो सांस ले रही है और उसको भी दर्द हो रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए बच्चे बहुत एंगेजली अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सुन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिसेंट्रिनी। इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट इन सीइंग मोर देन वन डायमेंशन और एस्पेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी कि इस चीज की कमी होती है। मैं ये वाली चीज आपको ये नहीं कह रही हूँ कि इस स्टेज में मिलती है, ये इस चीज की कमी होती है, यानी कि वो चीजों को क्लासिफाई नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना या एक पर्टिकुलर डायमेंशन से ज्यादा चीजों को देखना वो नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है एक ही डायमेंशन है, दूसरी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे कि अगर बर्फ है तो बर्फ ही है, पानी है तो पानी ही है, उसके लिए यही दो चीजें मैटर करती है। उसके बाद सेरिएशन, लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स, यानी कि सेरिएशन क्या होता है, वो क्लासिफाई नहीं कर सकते ग्रुप्स को। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लासिफाई कर पाएंगे, ग्रुपिंग नहीं कर पाते, वो चीज़ों को उनकी क्लास के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट नहीं पाते। अभी इस चीज़ का लैक होता है इस वाली स्टेज में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ठीक है, वो इंट्यूशन से काम करते हैं, लॉजिक बेस पे नहीं। इस स्टेज में वो लोग इंट्यूशन से काम करते हैं, लॉजिकली काम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि जजमेंट एरर्स इस वजह से आ जाते हैं। जजमेंट एरर्स इसलिए ही आते हैं, कई छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तब आप देखते हैं, आप सिंपल सी बात उनको बताएंगे, बहुत लोग इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि वो बच्चा सेम गलती कर रहा है, बार बार गलत आंसर निकाल रहा है, बार बार गलत आंसर। इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो इंट्यूशन से आंसर्स दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये आंसर ठीक है तो वो निकाल रहा है बार बार। वो ऐसा नहीं है वो जानबूझ के उस प्रोसेस को समझ नहीं रहा या वो ठीक कर नहीं रहा, वो उसके ऑटोमेटिकली उसका मेथड उसके इंट्यूशंस ऐसे हैं कि वो एरर जजमेंट्स करेगा और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि वो स्टेज जिसमें हम लोग जो चीज़ें हैं जो कि फिजिकली अपेयर चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे काम करना वो बच्चा शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की कमी देखी जा रही थी, यहाँ पे वो कुछ हद तक डेवलप होने लग जाती हैं। जैसे कि वो चीज़ों को क्लासिफाई करने लग जाता है। बट किन चीज़ों को? कॉन्क्रीट चीज़ों को। याद रखिए, ये वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीखते हैं इस एज में बच्चे जो कि कॉन्क्रीट है, यानी कि फिजिकली अपेयर्ड चीज़ें हैं। आप उसको इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, आप उनको बहुत इमेजिनेटिव हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दे के लॉजिकली नहीं चीज़ें समझवा सकते। बट हाँ, वो कुछ हद तक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन करने लग जाते हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, दूसरी चीज़ डेवलप कर देते हैं वो रेशनल थिंकिंग। अब रेशनल थिंकिंग क्या होती है? रेशनल थिंकिंग अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें, मान लीजिए अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करनी है या आपको कोई जिम ज्वाइन करना है, तो आप क्या देखते हैं कि वो इंस्टीट्यूट आपके घर से कितना दूर है। ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आपको इंस्टीट्यूट की दूरी कितनी है, उसका टाइमिंग क्या है, वो आपके रूटीन से मैच हो रही है या नहीं, उसमें पैसे कितने लग रहे हैं। तो आप जब 2-3 इंस्टीट्यूट को इस तरह से कंपेयर करते हैं और उनमें से एक इंस्टीट्यूट आप चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू टीचर या फिर जिम में फैसिलिटीज़ कितनी है, उस हिसाब से जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ों को लॉजिक लगा के चूज़ कर लेते हैं तो उसको कहते हैं हम रेशनल थिंकिंग। यहाँ पे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है रेशनल थिंकिंग। जैसे कि बच्चे को समझ आने लग जाएगा A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C, यानी कि देयरफॉर A इज इक्वल्स टू C। ये बातें बच्चे को समझ आने लग जाएंगी, वो धीरे धीरे लॉजिकली डेवलप होने लग जाएगा। उसके बाद क्या है, वो कम ईगोसेंट्रिक हो जाएगा और इस एज में वो ज़्यादा सोचने, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करने लग जाएगा। जैसे कि अगर आपने 7 से 11 साल का बच्चा देखा है जो कि प्री ऑपरेशनल का हमने एज बार रखा है, हमने नहीं, जीन प्याजे ने, तो उसके अकॉर्डिंग वो
लेस ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। आपके घर में अगर 7 से 11 साल का बच्चा होगा तो आप उसको जनरली काम बोल देते हैं, घर के काम बोल देते हैं, हेल्प करवाना स्टार्ट कर देता है वो बच्चा। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है कि बच्चा सोचने लग जाता है, दूसरों को थिंकिंग को वैल्यू करने लग जाता है, उनके फीलिंग्स को वैल्यू करने लग जाता है। अगर 7 से 11 साल के बच्चे के सामने आप बैठेंगे और आप अगर मम्मी ये कहती हैं कि तबीयत खराब है, तो वो समझेगा उस चीज़ को कि तबीयत खराब है, तो वो थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प करना स्टार्ट करेगा, मम्मी को सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। उसका मेन रीज़न क्या है कि वो फीलिंग्स को अब समझने लग गया है, वो एज उसकी आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको वर्ड्स याद करने हैं जो कि इस स्टेज में याद रखने हैं, वो है CCSR। ये सिंपल सी एक ट्रिक है, आप और भी कोई ट्रिक से आप याद रख सकते हैं CCSR। ठीक है, या जैसे कि सेरिएशन आ जाता है, इसमें कंजर्वेशन आ जाता है, और रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, और क्लासिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है CCSR, यानी कि C फॉर क्लासिफिकेशन, C फॉर कंजर्वेशन, S फॉर सेरिएशन और R फॉर रिवर्सिबिलिटी। हमने समझ गया था सेरिएशन क्या होता है, सेरिएशन, और हमने ये भी समझ गया था कि रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, यानी कि इस एज में प्री ऑपरेशनल में बच्चे को रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, उसके लिए बर्फ होती है और पानी होता है, उसके लिए इतनी सी बात होती है। बट इस एज में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, यानी कि वो समझ जाता है कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन जाती है। ठीक है, वो इस एज में ये चीजें समझने लग जाता है। सेरिएशन हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया था कि यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन को डेवलप कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंजर्वेशन की। अब कंजर्वेशन क्या होता है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, आप अलग से देखें। कंजर्वेशन होता है बेसिकली, अगर मैं एक बच्चे को पूछूं, एक छोटे से बच्चे को पूछूं कि एक ये ग्लास है और एक ये ग्लास है। ठीक है, अगर मैं एक छोटे बच्चे को पूछूं कि तुम्हें इसमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए या इसमें, अगर उसको वो कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो वो ये वाला चूज करेगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं एक बच्चे को जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, और मैं उसको बोलूं कि इन दोनों में से क्या चूज करना चाहोगे, तो उस बच्चे को समझ में आएगा कि इसकी लेंथ और इसकी विड्थ इक्वल है, L इज इक्वल टू W, यानी कि वॉल्यूम दोनों की इक्वल है। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल है दोनों की, बट इसकी लेंथ ज्यादा थी, तो जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में था उसने ये देखा, छोटे बच्चे ने, यानी कि जो बच्चा 2 से 7 का था, उस बच्चे ने ये देखा कि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो उसने ये ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने एक ही डायमेंशन को ध्यान में रखा। जबकि जो बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है, वो ये समझ पा रहा है कि दोनों की कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, इसकी विड्थ ज्यादा है, अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे मैं उसको इसमें कोल्ड ड्रिंक दूं, चाहे वो मैं इसमें दूं। यानी कि वो समझ पा रहा है, मल्टी डायमेंशन को समझ पा रहा है, और इसी को कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं अगली स्टेज की, जो कि है 4th स्टेज। अब 4th स्टेज क्या कहती है? 4th स्टेज होती है 11 साल से ज्यादा के लिए। ठीक है, 11 साल के बच्चे या उससे ऊपर के लिए, 11 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे रहेंगे वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएंगे। जैसे कि, और उस टाइम में ट्रेड्स क्या होंगे, वो लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने लग जाएंगे, वो सॉल्व करने लग जाएंगे प्रॉब्लम्स को। कैसे? अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कैसे रहे हैं, बच्चे ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये सब बच्चे सॉल्व करेंगे, बट इस टाइम में किस मेंटल स्टेट के साथ वो सॉल्व करेंगे? वो लॉजिकल थिंकिंग के साथ सॉल्व करेंगे, डिडक्टिव मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, सिमेट्रिक को समझने लग जाएंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी, साइंटिफिक रीजनिंग हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी जब वो सारी चीज़ों को इमेजिनेशन में देखने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक रूल्स को वो समझने लग जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? जब वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि एग्जांपल्स देते रहेंगे और उसके बाद हम उनको रूल सिखा देंगे, तो उन्हें वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक को देखेंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हम इस एज में ध्यान रखें आप, 11 साल से जब 17 साल का बच्चा होता है, तो हम क्या देखते हैं जनरली उसको 12th के बाद कितने सारे हाई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स हैं, नीट है, ठीक है, उसके अलावा पीएमटी का जो एग्ज़ाम रहता है वो है, जेई का एग्ज़ाम है, और इतना ही नहीं, इवन डिफेंस के लिए भी जो होता है एनडीए, वो भी एग्ज़ाम है, नीट है। ठीक है, और
जेई का एग्जाम है, जेई ये ट्रिपल ई का एग्जाम है, ये सारे जो एग्जाम्स है ये इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स माने जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस बच्चे ने वो मेंटल लेवल अटेन कर लिया है, अब वो ये चीजें समझ चुका है, तो वो ये एग्जाम्स में अपेयर हो सकता है, वो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है इस मेंटल एबिलिटी के साथ। ठीक है, बाकी इसको हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया, आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बट इस सब की बात में एक बार एक कहते हैं ना, इसका एक डिस्क्लेमर, एक नोट आपको देना चाहूंगी, वो ये है कि जीन पियाजे ने ये जरूर कहा है कि ये सारी स्टेजेस हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कल्चरल बेसिस पे डिफर नहीं करेगी, हर कल्चर में यही स्टेजेस रहती हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट की। बट उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि उसकी पर्टिकुलर एज ही यही है। वो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया है जो उसका रेट होगा। ठीक है, जो रेट होगा इनकी डेवलपमेंट का वो डिफर कर सकता है, आईक्यू लेवल डिफर कर सकता है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हो सकते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट सीखने वाले हो सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेजेस उन्होंने डिफाइन की है जरूर, पर उन्होंने कोई भी एज को लिमिट करते हुए उसका रेट नहीं बताया कि ये फिक्स रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारे आज की वीडियो थी। जीन पियाजे हमारे खत्म होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।